हाय एवरीवन। सरकारी नौकरी क्लासेस फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज हम एक सेशन लेके आए हैं जिसके हम अंदर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ टेक्निक्स बताएंगे जिससे कि आपका सॉल्यूशन इजी हो सके। क्वेश्चंस को पढ़ के हमें लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, बट क्वेश्चंस के अंदर ही उसका आंसर छिपा है। आप देखिए मैं कैसे करवाता हूँ और आपको लगेगा कि हाँ, शायद मैं थोड़ा फोकस करता तो मैं आंसर निकाल सकता था। यूपीएससी सिर्फ एक डिकोडिंग है। प्रीलिम्स का एक मिथ बना दिया है, प्रीलिम्स बहुत टफ हो गया है। ऐसा नहीं है, बस हमें थोड़ा डिकोड करना आना चाहिए प्रीलिम्स को, और क्वेश्चंस को डिकोड करें, उसके वर्ड्स को डिकोड करें तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट and rapid credit facility are related to the provisions of lending of which of the following organization। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, UNEPFI और वर्ल्ड बैंक। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि फाइनेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बैंक तो हमेशा होंगे, बैंक एंड फंड इज रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी मीन्स मनी। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमें सोचने चाहिए कि ये ऑप्शन हो सकते हैं। सी ऑप्शन तो ख़त्म ही कर दो आप, ये सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं किसी भी एंगल से। फाइनेंसिंग और रैपिड और इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो हर किसी को तो लोन देता नहीं है, जो उसके मेंबर्स हैं और जो कंट्रीज़ में उसको अपना परचम लहराना है वहाँ उसको लोन मिलता है, लोन दिया जाता है। और दूसरी बात है फिर वो वर्ल्ड बैंक की आती है। वर्ल्ड बैंक का जो मोटो है ना, वो जो लोन्स देता है वो किसी पर्पस के लिए देता है। वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना क्यों हुई थी? ये ट्विंस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकले हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सारा का सारा त्रासदी हो गई और डिस्ट्रक्शन हो गया तो इन दोनों को बनाया गया, IMF और वर्ल्ड बैंक को। तो सोचते हैं वर्ल्ड बैंक बना होगा वर्ल्ड को स्पॉन्सर करने के लिए। वर्ल्ड में जो भी चीज़ें आई, जैसे त्रासदी हुई, हंगर आया, पॉवर्टी आई, हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें को फाइनेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक है। और IMF बना है फाइनेंसिंग के लिए। फाइनेंसिंग की द पर्पस ही जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाए किसी कंट्री के पास जो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रखा हो, फाइनेंशियल मतलब कुछ भी चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी रखी हो, स्टेबिलिटी ना हो रिलेटेड टू फाइनेंस। लाइक श्रीलंका, कुछ दिनों पहले श्रीलंका के अंदर ऐसा आपने देखा होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उस चक्कर में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये हमने देखा होगा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। इन दोनों के बाद में एक चीज़ बताता हूँ। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो फाइनेंस करता है जो भी IMF के मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ IMF। और क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ चुका है और हमें फाइनेंसिंग चाहिए, तो वो उसके थ्रू ये वाला जो प्रोविज़न है ना, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, वो काम कराता है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, आपने कभी सुना होगा क्रेडिट, मैं विश्वास करता हूँ, देता हूँ, मैं बैंक क्रेडिट देते हैं कि बैंक विश्वास करते हैं आपके ऊपर कि आपको क्रेडिट चाहिए क्योंकि आप गरीब हो। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी से हम निकाल सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए होगा या उन कंट्रीज़ के लिए होगा जो थोड़े गरीब हैं, लो इनकम कंट्रीज़, जिनका परचेजिंग पावर कम है, तो क्रेडिट हम उनको देते हैं ताकि वो कुछ कर सकें। और इसके अंदर ये किस प्रोविज़न के अंदर आया गया है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, उसका नाम है पब्लिक पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। और इसके अंदर रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर आपको एक चीज़ देखनी है कि इसके अंदर तो आपको एक कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। जैसे कि IMF ने हमें लोन दिया था तो हमें कुछ कंडीशंस रखी थी जिसकी वजह से हमारे देश में 1991 के LPG रिफॉर्म्स आए। वो हमारी कंडीशन थी कि हमें ये लाना पड़ेगा तो हमारे BOP अच्छा सुधर जाएगा और हमें ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा। पर हमें पता है यहाँ पे क्रेडिट लो इनकम कंट्रीज़ के लिए है कि उनके लिए फिजिबल नहीं होता जल्दी से कुछ भी चीज़ चेंज करना, तो वो करते हैं, उनको कोई एक्स पोस्ट कंडीशनलिटी नहीं है कि आपको
पैसा मिलेगा तो आपको ये करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे ये जल्दी से। तो इसके अंदर भी 3 चीज़ हैं, 3 विंडो आती हैं। एक होती है रेगुलर विंडो, कि नॉर्मल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, जैसे बीओपी क्राइसिस आ गए, क्यों कोई कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई, दंगे हो गए, या कुछ मतलब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई है, इमरजेंसी लगा दी गई है, या उनके ट्रेड जो कंपनीज है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, उसकी वजह से कुछ आ गया है। तो एक रेगुलर विंडो होती है, वो उन चीज़ों के लिए है। एक्सोजीनस शॉक विंडो, अगर कोई सडन शॉक आ जाए, जैसे कि पैंडमिक आ जाए और सारे के सारे जो हमारे फिज़िकल वर्ल्ड है, जैसे एमएसएमईज़ हो गया, वो सब बंद हो जाएं और जो हमारा इंटरेक्शन है वो बंद हो जाए, तो उसके जो हमारे लॉसेस होंगे ना, उसको भरपाई करने के लिए जो बीओपी उसकी वजह से हमारा अनस्टेबल हो गया है, उसको ट्रैक पे लाने के लिए ये वाली विंडो है। नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स जैसे आपके देश में डिज़ास्टर आ गया, जैसे पाकिस्तान में डिज़ास्टर आ रखा है, वहाँ पर भुखमरी मची हुई है, वहाँ पे आलू के रेट 400 हो गए हैं और प्याज के रेट 500-600 के लगभग हो चुके हैं। तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है, वहाँ पे बीओपी मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए ये वाली विंडो है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो नेचुरल डिज़ास्टर है, वहाँ पे एक और क्लॉज है, उसको भी फुलफ़िल करना चाहिए कि जो हमारा जो मेंबर कंट्री है, आईएमएफ का जो मेंबर कंट्री है, उसका जीडीपी 20% तक डिक्लाइन हो चुका हो, डैमेज हो चुका हो, तो हमारा ये वाला विंडो काम करेगा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी वाला विंडो, जो हमारा किसके लिए है, लो इनकम कंट्रीज़ के लिए। ये हमें ज़रूर देखना है, यह सिर्फ इन्हीं को मिलता है। क्रेडिट मीन्स कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमें पैसा चाहिए, ये हम इस चीज़ से डिकोड कर सकते हैं। तो हम आते हैं वापस, मैं आईएमएफ के बारे में कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि हमारे को देखा गया है कि बहुत सारे बार ये रिपोर्ट्स पूछते हैं और बताते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। तो जैसे मैंने बताया कि आईएमएफ किससे ज़्यादा रिलेटेड करता है, किससे ज़्यादा फैमिलियर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो वो ये देखता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करता है कि भाई बीओपी क्राइसिस तो नहीं आ गए इसमें, तो इसके लिए है। और दूसरी कि इस देश में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हर कंट्रीज़ के लिए आता है, तो उसमें देखते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है त्रासदी आने वाली हो, डिप्रेशन आने वाला हो, रिसेशन आने वाला हो, तो ऐसा ना हो कि बीओपी क्राइसिस आ जाए पूरे वर्ल्ड में। तो उसके लिए भी एक होता है फिजिकल मॉनिटर मीन्स, फिजिकल मीन्स पैसा, कि इस देश का कैसा ट्रेड चल रहा है, इस देश में कैसे रेमिटेंसेस आ रहे हैं, कितना पैसा एफडीआई आ रहा है, सारी चीज़ें फिजिकल मॉनिटर वो चीज़ें ये करता है। और कुछ चीज़ें न्यूज़ में भी थी आईएमएफ के रिलेटेड, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इंडियन पर्सपेक्टिव से हैं आईएमएफ के लिए। आईएमएफ ने जो डीबीटी स्कीम है ना, तो 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, उसको एक लॉजिस्टिकल मार्वल कहा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना विच स्कीम इज़ नोन एज लॉजिस्टिकल मार्वल, तो हमें लगाना है डीबीटी, जिसका नाम फुल फॉर्म है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। इसमें बहुत सारी स्कीम्स आती हैं और हमारा जो डीबीटी है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो किस पोर्टल के थ्रू करता है, PFMS, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके थ्रू हमारा डीबीटी स्कीम को, मतलब जो हमारा जो फंड्स है वो डिस्पर्स PFMS के थ्रू होता है। और एक और था हमारा जो हमें पढ़ने की बात है, डीबीटी हम स्कीम पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में, ये हमें याद करना है, लॉजिस्टिकल मार्वल कहा गया है। और सेकंड थिंग, इंडिया इरेडिकेट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी विया प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना, ये आईएमएफ के पेपर में आया था, तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है कि ये कौन सी स्कीम है, क्या करती है, कैसे है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, इसके अंदर कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या स्टेटस है इसका, बस ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें 4 कंसेप्ट पता होने चाहिए, NER, NEER, RER, REER।
इसे हम नीर कह देते हैं, इसे रीर कह देते हैं। इसका फुल फॉर्म है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इट मीन्स जैसे कि लेट अस अज्यूम कि आज का $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ है, तो वो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है आज का विद रिस्पेक्ट टू वन करेंसी, जो हम डॉलर देख रहे हैं। अगर हम बहुत सारी करेंसीज़ को उनका वेटेज नॉमिनल एक्सचेंज रेट देखें तो उसे हम नीर कहते हैं। जैसे कि नॉमिनल अफेक्टिव एक्सचेंज रेट, अफेक्टिव मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू मैनी करेंसीज, जैसे पाउंड हो गया, रेमनबी हो गया, येन हो गया, डॉलर हो गया, सबको मिला के नीर आता है। सबका वेटेज ले लेते हैं और फिर उसका वेटेज निकालने के बाद हम निकालते हैं कि हमारा, जैसे अज्यूम करो यूएसए का इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो 60%, जो हमारा जो ट्रेड है यूएसए के और कंट्रीज़ में वो यूएसए के डॉलर के साथ है। 60% ट्रेड हम यूएसए के डॉलर से करते हैं, तो यूएसए डॉलर एक्सचेंज रेट इनटू 0.6 और 40% करते हैं हम चाइना से, तो रेमनबी इनटू 0.4। सबका निकाल के जो एक्सचेंज रेट आएगा वो हमारा नॉमिनल अफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो जाएगा। इसमें हम इन दोनों में NER और NER के अंदर हम क्या करते हैं, करेंसी से रिलेटेड करते हैं, और रियल एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंदर हम करते हैं डील विद कमोडिटीज़, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कमोडिटी का जो इन्फ्लेशन रेट है और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। हो सकता है कि RBI ने बहुत सारे नोट छाप दिए हों, उसकी वजह से उसका जो करेंसी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हो, पर साथ के साथ उसके देश के अंदर जो इंडिया है उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई हो और जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो मेंटेन हो रहा हो। तो इसके अंदर देखते हैं हम कि RER और RER के अंदर हम कमोडिटी से रिलेटेड एक्सचेंज रेट देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि NER के अंदर एक कंट्री है तो RER के अंदर भी एक कमोडिटी होगी, NER के अंदर भी सारा वेटेज है तो इनका भी वेटेज, ये RER भी वेटेज होगा सिर्फ कमोडिटीज़ के बारे में। तो आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। पॉइंट नंबर 1 है इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, आज हमारा एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ है, या लगा लो कि ₹1 इज इक्वल टू 1/85 है। एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो ₹1 इज इक्वल टू कुछ दिनों में 1/80 हो जाए। एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो इट मीन्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ठीक है, तो हम बी ऑप्शन को काट सकते हैं, ये मान गए। अगर हमारा रीर बढ़ता है, रीर मीन्स कि कमोडिटीज़ का, तो कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं और इंपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाते हैं। जब ऐसा होगा तो हमारा जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो डिक्लाइन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं, डिक्लाइन इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। ऑप्शन बचा सी। हम NER और RER और NER इन दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं हमारा करेंसी और इसके अंदर देख रहे हैं हमारा कमोडिटी। अगर इसको देखते हैं कमोडिटी को तो इसमें इन्फ्लेशन भी ऐड हो रहा होगा, तो इसको, और इसमें इन्फ्लेशन ऐड नहीं हो रहा है, इसमें इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉर्मल एक्सचेंज रेट है। तो अब क्वेश्चन में जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NER and RER। ये तो हम सही कह सकते हैं। अगर हमारा ऐसे कोई कर्व है, ये हमारा NER है, ये हमारा इन्फ्लेशन की वजह से RER है, तो इनके बीच में डाइवर्जेंस है ना, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड cause an increasing divergence between NER and RER। ये सही है, तो 1 और 3 इसका आंसर मैं मार्क कर दूंगा। अब
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, महंगाई बहुत ज़्यादा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करेगी तो मार्केट के अंदर पैसा और ज़्यादा आ जाएगा। जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा पहुँचेगा और वो ज़्यादा लोग पैसा खर्च करेंगे। जब पैसा खर्च करेंगे तो, और कमोडिटीज़ कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो ये गलत है, तो यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना नहीं, बेचना करना है, बेचना है, क्योंकि हमें एब्जॉर्ब करना है जो एक्सेस मनी है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो 1 गलत यहाँ से हुआ, सी में गलत हुआ, डी में गलत हुआ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बी सही हो गया। तो हम आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने G20 के बारे में बहुत सुना होगा, इसमें ट्राई का होता है, इसमें कॉमन फ्रेमवर्क निकला था, ये बहुत सारी चीज़ें थी, पर ये जिसने पढ़ा है ना, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी कि इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। और इट है इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेप्ट। अनसस्टेनेबल डेप्ट मीन्स क्या है कि आप पैसा लेते जा रहे हो, आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, कमा नहीं पा रहे हो, उसको डेप्ट जो ले लिया है उसको भरने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जैसे कि श्रीलंका में हुआ हम्बनटोटा पोर्ट, जो अब एक्वायर कर लिया गया है चाइना ने। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम चेकबुक डिप्लोमेसी चाइना के थ्रू थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाएं और हम इतना लोन ले लें कि हम कुछ कर ही ना पाएँ उसको रीपे करने के लिए। तो वो नहीं करना है, तो उसको बचाने के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को उसके अंदर मतलब मीज़र करता है। इन्फ्लेशन को मीज़र करने के बाद जो इन्फ्लेशन का बॉन्ड आएगा, जो IAB आएगा, उसका जो प्राइस है हाइक विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन होता रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर हमें 0.1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, तो हम कैसे करें? पर हम एक बार रेड कर लेते हैं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इज बोरिंग बाय वे ऑफ IIB। IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है, अनसर्टेनिटी, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो IIB का रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो पैसा मिलेगा एंड में वो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ गए? क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 2 एकदम सही है। इट मीन्स पॉइंट 2 सही है, पॉइंट इसके अंदर नहीं, सी ऑप्शन खत्म हुआ। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव का हमें पता नहीं, क्योंकि वो छोटा अमाउंट होता है, वो टैक्सेबल ना हो सकता है कि बहुत सारी स्कीम्स में टैक्सेबल ना हो। जो कैपिटल गेन्स हैं, कैपिटल गेन्स अगर टैक्सेबल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी देश की गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाएगी कैपिटल गेन्स पे? क्योंकि कैपिटल गेन्स तो टैक्सेबल करने ही पड़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पैसा भी अगर टैक्स नहीं दिया तो हमारा पैसा रेवेन्यू सोर्स कहाँ से आएगा? तो कैपिटल गेन्स ज़रूरी है, टैक्सेबल होता है। और IIB के अंदर मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्ट है ना वो भी टैक्सेबल होता है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे वेरी सून। थैंक यू।